जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर भवानी शंकर सावंतराय। और आज का जो सेशन, एक स्पेशल सेशन आपके लिए मैं लाया हूँ। स्पाइनल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा, डिस्क, इसके ऊपर आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिलेगा, क्योंकि जानकारी रहने से ही कोई बीमारी का सटीक इलाज किया जा सकता है। अगर बीमारी किस कारण से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसका अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो कभी भी कोई बीमारी का अच्छे तरह से आप इलाज कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं आपको कोशिश करूंगा आज ये इसके ऊपर जो रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर आपको एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, और आपके पास अगर पेन पेपर है रखिए। और वैसे भी ये ट्रेनिंग जो है आपको तो शेयर कर दी जाएगी, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो चलिए आज सेशन शुरू करते हैं। तो आज का विशेष तो वही है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो हमारे साथ है आज तपन जी हैं, जो आपको स्लाइड शेयर करेंगे, मुझे मदद करेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पहले ये देखिए, जो रीढ़ की हड्डी होता है, इसके बारे में सब कोई जानता है। रीढ़ की हड्डी हर कोई जानता है। बच्चे को भी बोले कि रीढ़ की हड्डी कहाँ है, वो बता देगा। रीढ़ की हड्डी क्या है, कहाँ है, मतलब पीठ का पिछले हिस्से में है ये। और आपका जो सर, मतलब सिर जो है, हेड से लेकर पूरा नीचे लास्ट कॉलम तक जो लंबा सा एक हड्डी जैसा, एक हड्डी का मतलब बहुत सारे हड्डी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये लगभग 33 हड्डियों का मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है। और एक दूसरे से जैसे जो सिकल होते हैं, मतलब चेन जैसे होते हैं ना, उसके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो बेसिक काम क्या होता है, बेसिक काम होता है रीढ़ की हड्डी का कि पहला काम ये करता है कि हमारा शरीर को, हमारा जो शरीर है उसको एक सपोर्ट देता है, ठीक है ना। हमारा जो सिर है, बॉडी में है, ये उसको सपोर्ट देता है। साथ में पिंजरे की हड्डी जुड़े हुए हैं, ऊपर जो हड्डियां जुड़े हुए हैं, ये सभी, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन सभी हड्डियों को एक साथ पूरा शरीर को ये एक सपोर्ट देता है ना। मतलब आप ये ले लो कि पूरा शरीर का वजन जो है यही संभालता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है कि शरीर का वजन संभालने के साथ साथ उसको कोशिश करता है स्ट्रेट रखने के लिए, इरेक्ट रखने के लिए, सीधा रखने के लिए। तो ये एक एक्सिस बन जाता है और ये कोशिश करता है उसको स्ट्रेट पकड़ के रखने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बड़ी झुकाव रहेगा तो आपको शरीर में, हमारा जो शरीर में दम नहीं रहेगा। बेंड होने से हमारे शरीर में दम रहेगा, क्योंकि हमारा बड़ी ऐसा ही बना हुआ है। तो इसलिए इसका सीधा रहना जरूरी है, और ये इसको सीधा पकड़ के रखने के लिए काम आता है। और तीसरा काम ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसको करता है कि शरीर में जितने सारे हमारे जो लिम्स होते हैं, ये सभी के साथ हमारे जो नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। और ये नर्व सिस्टम पूरा पाँव से लेकर हाथ, सारे जितने सारे एरियाज है हमारी बॉडी में, हर जगह में नर्व सिस्टम गया हुआ है। और ये फंक्शन कहाँ से होते हैं, ब्रेन से होते हैं। तो ये जो नर्व सिस्टम होता है, इनका पूरा गुच्छा ये रीढ़ की हड्डी के नीचे नीचे गया हुआ है। यानी कि ये जो रीढ़ के हड्डी के बीच में वो साथ में पैरेलली गए हुए हैं, और इनको वो पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। और इसको एक तरह प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा इधर उधर होने से भी गड़बड़ हो सकता है। बहुत संवेदनशील चीजें होते हैं, तो इसीलिए वो हड्डी जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। और चौथा अहम उपाय है कि शरीर जो है मूवमेंट करता है। हमारा जो पोस्चर जो है, शरीर जैसे मूव करता है, लेफ्ट में टर्न करना, राइट में टर्न करना इत्यादि जो भी रहता है, या सामने बेंड होना, पीछे बेंड होना, तो इसमें भी ये सपोर्ट करता है। तो ये जो 4 बेसिक फंक्शंस हैं, इसको लेकर ये रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। और ये 33 बोन का जैसा मैंने बताया। तो आप देखिए इसका जो जोन होते हैं, पिक्चर को आप बड़ा करके देख सकते हैं, इसमें जोन होते हैं। इसमें जो जोन है, 4-5 जोन है इसका लगभग। तो एक होता है सर के नीचे से जो शुरू होता है, उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। और ये जो सर्वाइकल होता है, ये 7 हड्डियों का एक कड़ी है, ठीक है ना। 7 हड्डियों का कड़ी है।
ये पिक्चर भी आपने देख लेना बाद में। 7 हड्डियों का एक कड़ी है। तो सी सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं उसको, सर्वाइकल एरिया। तो इसीलिए इसका नाम सर्विक्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए सर्वाइकल है। और जो 7 उसमें 7 बोन होते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है थोरासिक स्पाइन, ठीक है। तो थोरासिक स्पाइन क्या जो होता है उसका नेक्स्ट में आता है, और ये तकरीबन 12 हड्डियों का कड़ी है, ठीक है। तो 12 हड्डी होता है, तो उनको टी सिंबल उसको जो करते हैं, टी सिंबल में बोलते हैं। तो 12 हड्डी होते हैं, 1 से 12 तक टी थोरासिक जोन होते हैं। तो उसका नेक्स्ट जो आता है वो होता है लुम्बर जोन, ठीक है, लुम्बर स्पाइन बोलते हैं। और लुम्बर स्पाइन कहाँ होता है, जैसे आपका शरीर का जो हमारा कमर है, कमर से थोड़ा ऊपर की हिस्सा जो रहते हैं वो 5 हड्डियां वहां रहते हैं। वो 5 हड्डियां ज्यादातर लोगों को देखना उसी एरिया में थोड़ा पेन होता है, क्योंकि वो बैंड ज्यादा उसी एरिया में होता है। तो इसीलिए उसमें उस एरिया को लुम्बर एरिया बोलते हैं। और लुम्बर स्पोन में भी 5 बोन होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। उसका नेक्स्ट रहता है सकराल स्पाइन, ठीक है, सकराल जोन बोलते हैं। और उसको वो भी वहां पे भी 5 बोन का कड़ी रहता है। तो उसको हम जो बोले आप हमारा जो ये पिछले वाला हिस्सा जो है, पीछे हिस्सा से नीचे की तरफ, कमर के नीचे की तरफ जाता है, राइट। और लास्ट में आता है एक टेल बोन आता है, ठीक है। और जो टेल बोन होता है वो सबसे निचले हिस्सा रहता है। और टेल बोन का जो हिस्से हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। इवन जो सर्वाइकल एरिया में भी जो बोन होते हैं ना, वो भी उसमें भी जुड़े हुए रहते हैं। वो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो जितने मतलब रह गया, मतलब लगभग जो 33 बोन्स के अंदर 4 बोन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। बाकी जो 29 बोन बच जाते हैं वो हाँ 29 बोन बच जाते हैं, वो 29 बोन जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से। जैसे हमारा जो जंजीर होते हैं या कड़ी होते हैं या सिकल होते हैं, वो जैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तरह वो चेन लिंक के जैसा वो जुड़े हुए रहते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो मैंने बताया कि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो एरिया है जो स्पाइनल कलम, इसी को ही हम बोलते हैं कंप्लीट वर्टिब्रा एरिया, वर्टिब्रा ही बोलते हैं, पूरा कंप्लीट मेरुहड्डी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो हर एक जो हड्डी होता है, एक एक सिंगल हड्डी जो जुड़े हुए रहते हैं, मतलब 33 हड्डी का जुड़ा हुआ है। तो 33 हड्डी में से पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसमें एक हड्डी जैसे जो रेड एंड ब्लू कलर में बना हुआ है वो एक सिंगल हड्डी है। और उसका सामने की तरफ से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लगभग इस तरह होता है, ठीक है, मतलब ऐसे 3 फिंगर जैसा निकला हुआ रहता है, बीच में एक होल जैसा होता है, और सामने वाला थोड़ा निकला हुआ उसमें गड्ढा जैसा होता है। और वो जो गड्ढा जैसे होता है वो एक दूसरे में एक ऊपर ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। और वो जो फिंगर जैसा है वो बाहर निकला हुआ रहता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में है, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर रहने के साथ साथ उसके बीच में देखना है, जो दूसरा पिक्चर है साइड में है, तो उसमें देखना एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, 2 हड्डियां दिखाई दे रहा है। और उसके बीच में एक व्हाइट मतलब थोड़ा सा ग्रेइश कलर का कुछ लगा चीजें है, प्लास्टिक जैसा दिख रहा है पिक्चर में। ये है आपका डिस्क, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह ये जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो हड्डियां हैं, ठीक है ना, हर एक एक हड्डी को वर्टिब्रे बोलते हैं, राइट। और कंप्लीट स्ट्रक्चर को वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं कंप्लीट स्पाइनल कलम, राइट। तो ये जो स्पाइन मतलब कांटा होता है, ये कांटे कांटे जैसे निकलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्पाइनल। कॉलम होता है एक खंभा, और ये खंभे जैसा शरीर को खड़ा कर रखता है, इसलिए इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसलिए स्पाइनल कॉलम हो गया, मतलब कांटे दार खंभा बोल सकते हो आप इस तरह। ठीक है ना, शरीर को ऐसे बोल कर रखता है, कांटे कांटे रहते हैं इसमें, तो इसलिए इसका नाम ऐसे स्पाइनल कॉलम रखा गया, राइट। तो स्पाइनल कॉलम बेसिकली क्या होता है, ये कंप्लीट जो स्पाइनल कॉलम होता है उसके साथ साथ क्या क्या रहते हैं। तो साथ में एक तो ये तो हड्डी है ही है, ठीक है ना, 33 हड्डी का जुगाड़ है, ये बना हुआ रहता है, एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, 33 बोन। और साथ साथ में उसका शरीर का मसल्स रहते हैं, क्योंकि जहाँ हड्डी रहेगा उसके साथ मसल रहेगा। नहीं तो शरीर को, हड्डी को भी पकड़ के कोई रखेगा ना, खींच के कोई रखेगा, नहीं तो ये तो निकल जाएंगे। तो इसलिए उसके साथ साथ मसल 100% रहते हैं। और मसल जहाँ रहते हैं उसके साथ साथ टेंडन्स है, मसल का पार्ट होता है टेंडन्स, ठीक है। और
स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स रहते हैं, ठीक है ना? हमारा जो नर्व बोला ना, सर से जो हमारे जो ब्रेन के अंदर से जो नर्व से निकलते हैं, तो उनका गुच्छा पूरा स्पाइनल कॉर्ड के बीच में देते हुए पूरा शरीर में फैला हुआ है, ठीक है? और साथ में कुछ अदर टिश्यूज टिश्यूज होते हैं। टिश्यू मतलब सेल्स होते हैं। वो टिश्यूज क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। जो आप दूसरे पिक्चर में जाएंगे। टिश्यूज मतलब अलग अलग टिश्यूज रहते हैं, मतलब उसमें जैसे कुछ प्रोटीन मतलब जैसे उसमें ना, ठीक है, आगे का उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो ये अभी आपका ना ये डिस्क का पूरा पिक्चर आ गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो क्या होता है, डिस्क जो एक ग्रे कलर का एक पार्ट जो बीच में है, मतलब दोनों हड्डी के बीच में थोड़ा सा लाइटिश पिंक, लाइटिश बैंगनी कलर का एक गैप जो बना, मतलब छोटा सा पीस बना हुआ है, उसी को बोलते हैं डिस्क। डिस्क क्या होता है, एक बहुत सा नरम मुलायम चीज रहता है, जेली जैसा, ठीक है ना? जेली जैसा चीज रहता है, वो नरम रहता है। इसका काम क्या क्या करता है, क्योंकि हड्डी तो हार्ड होते हैं, ठीक है ना? थोड़ा हार्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जब हार्ड होते हैं तो एक मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट दूसरे हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर रहने से क्या होगा, घिसेगा। घिसने से उसमें फ्रिक्शन होगा, डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए बीच में ये जेली का आवश्यकता पड़ता है। शरीर का संरचना ऐसे हुआ है। तो ये बीच में क्या करता है कि एक तो उसको स्पॉन्ज जैसा सपोर्ट करता है, ठीक है ना? दूसरा मतलब कुशनिंग देता है उसको। दूसरा क्या करता है, उसको घिसने से बचाता है, राइट? इसको घिसने नहीं देगा। तीसरा है, एक जेली जैसा काम करता है, मतलब ऑयलिंग जैसे बोलते हैं ना आप, उस तरह ऑयल जैसा काम करता है। तो क्या होगा ना, एक दूसरे हड्डी जो है आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, और उसमें जो है वो मतलब घिसाव नहीं आएगा, और वो उनका ड्यूरेबिलिटी व लॉन्जेविटी बढ़ जाएगा, ठीक है? अगर इसमें ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक हड्डी एक दूसरे हड्डी के ऊपर आएंगे, उसमें बोझ आएगा, और इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो हुआ है इसी कारण से होता है, ठीक है ना? फिर आगे का स्लाइड देखते हैं। आगे के स्लाइड में हम बताए हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो है कंप्लीट, मतलब स्पाइनल कॉर्ड क्या समझे, पूरा जो सर के ऊपर से मतलब जस्ट नीचे नीचे से मतलब ब्रेन को कनेक्ट करते हुए गर्दन के शुरू से लेकर नीचे पूरा कमर के नीचे तक कंप्लीटली जो सीधा सरल रेखा में एक गया हुआ है, जो हड्डियों का जो कुंजी है, जो चेन है, जो लिंक है, वही इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट स्पाइनल कॉलम। और स्पाइनल कॉलम के अंदर जो यहाँ पे देखिए, जो पिक्चर में एक ऊपर का पिक्चर जो है रेड और ब्लूइश कलर का हमने अभी अभी दिखाया था, जो वर्टिब्रे हैं, तो उसके बीच में होल है, ठीक है ना? बीच में होल है और इसमें होल रहता है। तो इसके बीच में जो गैप के अंदर ये जो दूसरे पिक्चर में साइड में देखिए, उसमें देखना एक रेड कलर एक ब्लू कलर का दो लाइन गए हुए हैं। ये जो लाइन जो होते हैं, इसी तरह लगभग इसी तरह दो लाइन में हमारे जो स्नायु हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनका पूरा गुच्छा ऊपर से मतलब ब्रेन से लेकर नीचे तक गया हुआ है, स्ट्रेट पूरा से नीचे, उसी के बीच बीच में वो गया हुआ है। इसका काम क्या है कि ये पूरा गुच्छा जो है निकला हुआ है हड्डी के साथ उसके बीच में, ये पूरा जैसे हाथ पैर हमारे जो शरीर के जो दूसरे दूसरे हिस्से में तो जैसे जैसे जाएगा उसी एरिया में वो वहां से निकल के पूरा एरिया में फैला, जैसे हाथ में आया है फिंगर में, फिंगर तक पहुंचता है, पैरों में गया है पैरों तक पहुंचता है। तो इसी तरह वो सिग्नल जो है उसी के थ्रू से जाता है, ठीक है ना? इसमें जो दो हिस्सा है, दो कलर में देने के कारण ये दोनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है? दोनों का बिल्कुल अलग अलग काम है। तो अलग अलग काम क्या है कि एक होता है ब्रेन से सिग्नल लेकर, मतलब एक ब्रेन से सिग्नल लेगा और वापस काम कराएगा, ठीक है? और दूसरा होता है ब्रेन को सिग्नल देगा। ब्रेन को कहाँ से सिग्नल देगा, मतलब आपका हाथ में, एग्जांपल देता हूँ, एक आपका हाथ में एक अगर मच्छर काटा, ठीक है? अगर हाथ में अगर मच्छर काटा, तो मच्छर काटते ही बगैर देखे ही आपको लगा कि हाँ एक मच्छर काटा, ये जो सिग्नल पिंचिंग जो एक कोई काटा जैसा, उसका जो सिग्नल जो है काटते ही जो सिग्नल वो कहाँ गया, उसी के थ्रू से वो गया, ठीक है ना? वो जाके ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन में पहुंचने के बाद उसको लगा, ब्रेन ने रीड किया कि हाँ वो कांटा जैसे कुछ चुभा, हो सकता है मच्छर होगा। और उसका जो अनुभूति है उसी हिसाब से बोला नहीं ये मच्छर ही है। तो क्या करेगा, मच्छर को क्या करते हैं हम,
एक थप्पड़ लगा, इसको मारना जरूरी है तो एक थप्पड़ लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए बाएं हाथ में आपका मच्छर काटा है, तो वही ब्रेन को सिग्नल जाते ही वो फिर वापस ब्रेन सिग्नल भेजता है दूसरे जो आपका नर्व सिस्टम के थ्रू कि भैया मच्छर काटा है उसको पीटो। तो वो क्या करेगा, दूसरा हाथ को सिग्नल देगा और दूसरा हाथ उठेगा और उसको थप्पड़ लगाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरह वो सिंक्रोनाइज होते हैं। ठीक है? तो इसी तरह ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है और पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है। पूरा स्नायु तंत्र जो है इससे जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और थोड़ा-सा है ना जानकारी। तो देखिए इसमें मैंने बोला 2 लिंक है, 2 लाइन में जाते हैं। ठीक है ना? एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का मैंने दिखाया है इसमें पिक्चर में। तो इसमें क्या होता है, तो जो मतलब असेंडिंग मतलब जो ऊपर चढ़ता है, यानी कि आपका हाथ को मच्छर काटा और जो लेके गया, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं सेंसरी, मतलब वो सेंस किया, है ना? वो सेंस किया, हाँ कुछ हुआ, वो सेंसर जैसा काम करता है इसलिए सेंसरी बोलते हैं। वो सेंस किया और सिग्नल भेजा, इसीलिए बोलते हैं उसको सेंसरी नर्व्स, असेंडिंग नर्व्स। वो सिग्नल लेता है और आपको ब्रेन तक पहुंचाता है। और जैसे यहाँ और दूसरे नीचे मैंने लिखा है ग्रे मैटर, तो वो क्या है ना, वो एक मैसेज लेके वो पहुंचाता है आपको ब्रेन के तक। ठीक है? दूसरा होता है जो भेजेगा, मतलब सिग्नल भेजेगा, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, यानी कि मोटर नर्व्स, यानी कि वो मैसेज भेजा और तभी आपको एक्शन शुरू होगा। एक्शन मतलब आपका हाथ जाएगा उसको पीटने के लिए। तो वो जो जो नर्व के थ्रू से आता है उसको हम मोटर नर्व्स बोलते हैं। ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग आता है तो उसको मोटर नर्व्स बोलते हैं, राइट? तो मोटर का मतलब मूवमेंट करना, सिंपल बात है, जो मूवमेंट करेगा इसीलिए मोटर बोलते हैं। सिंपल बात है इसको समझने के लिए, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, वहां पे एक ग्रे मैटर व्हाइट मैटर लिखा था, ये तो थोड़ा बहुत इन डेप्थ जाएगा, तो बस ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए। और ये आप बाद में ना इसको देख के, पिक्चर देख के भी थोड़ा असेस करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे मैंने बोला जो एक्शन करते हैं, यानी कि हमने पहले आया जैसे अपना जो मेरू की हड्डी में, मेरू की हड्डी के हड्डियों के बीच में रहते हैं डिस्क। ठीक है? और जो हड्डियां जो डिस्क रहते हैं, फिर उनके बीच में भी होल होते हैं, छोटे छोटे जो होल होते हैं उनके अंदर से ये हमारे नर्व सेल्स जाते हैं। ठीक है? जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लंबा सा सिरा से गुच्छे जैसा वो निकला हुआ रहता है। और हर स्पाइनल कॉर्ड में 2 तरह का एक्शन, 2 तरह का काम करते हैं। एक मैसेज लेता है, एक मैसेज देता है। तो वो जो नर्व सेल होते हैं, उनका जो कोशिकाएं होते हैं, उनका जो सेल्स होते हैं, उनका भी थोड़ा अलग-अलग नाम है और अलग-अलग काम है। ठीक है ना? तो जो मतलब मैसेज लेता है, ठीक है? जो मैसेज लेता है, उसको बोलते हैं, जो सेल है उसका नाम है डेंड्राइट सेल। ठीक है ना? डेंड्राइट सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज ट्रांसमिटेड टू डेंड्राइट बाय अपस्ट्रीम न्यूरॉन्स बाय सिनेप्सिस आर लोकेटेड वेरियस, मतलब शरीर में पूरे चारों तरफ हमारे सेंसरी ऑर्गन, स्नायु जो है बिछा हुआ है। मतलब आपका टो से लेकर नीचे जीभ, कान, आंख, चारों तरफ हमारे सेंसरी मतलब स्नायु जो है फैले हुए हैं। ठीक है ना? जैसे ब्लड भी फैला हुआ रहता है, वो अलग होते हैं, लेकिन सेंसरी ऑर्गन भी, नर्व सेल्स भी फैले हुए रहते हैं। ठीक है? जहां भी चींटी काटेगा आपको पता चलेगा, पैर में काटे, हाथ में काटे, पीठ में काटे, कहीं भी काटे आपको पता चल जाता है। तो वो सेंसरी ऑर्गन का काम होता है। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनका जो सेल होता है, डेडिकेटेड सेल, उनका नाम होता है डेंड्राइट। तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल रिसीव करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसा वो उसको भेजते हैं। तो फास्टर होते हैं, इसलिए बहुत फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, बहुत फास्ट होगा नेचुरली। ये बहुत फास्ट सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। इनका काम इतना ही रहता है, वो मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। दूसरा होता है जो नर्व सिस्टम में जो सिग्नल वापस लाके काम कराने के लिए जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्शन सेल्स। ठीक है? जो मोटर नर्व्स के थ्रू से आया होता है। तो मोटर नर्व के जो पर्टिकुलर पार्ट, छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं एक्शन सेल्स। ठीक है ना? ये नर्व सेल्स होते हैं, नर्व का सेल्स होते हैं।
तो इसका नाम है एक्शन। एक्शन मतलब एक्शन, जो हम बोलते हैं ACTON, जो एक्शन मतलब काम करना, ठीक है ना। तो ये काम ही करते हैं। और ये बोलते हैं ना फाइबर तंतु जैसा होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो मैसेज उसको मिला, जो मैसेज ब्रेन से मिला, वो क्या करेगा, लेकर हमारे शरीर में पर्टिकुलर चीजों को भेजेगा। किसको भेजेगा, कि कभी कभी न्यूरॉन को भेजेगा, कभी कभी मसल को भेजेगा, कभी कभी ग्लैंड को भेजेगा, है ना। ग्लैंड को भेजेगा मतलब आपका हार्ट में ग्लैंड, मतलब हार्ट, ये हमारे जो किडनी, ये जो फंक्शन करते हैं, वो वहाँ पे भी तो सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे भी नर्व्स होते हैं, तो जो काम करते हैं वो ऑटोमेटिक चलते हैं। तो वो हमेशा मतलब अविरत चलते रहते हैं, बंद नहीं होते, ठीक है ना। वो मैसेज लेते हैं, उसको मैसेज देते हैं, वो काम करते रहते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है, वहाँ पे भी वो नर्व सेल्स होते हैं। तो इसीलिए जब कभी देखना नाक में कभी कुछ कहीं कीड़ा, कुछ गंदगी फंस गया, तो आपको देखना तुरंत छींक आता है ना। वहां पे तो हाथ पैर नहीं है कुछ करने के लिए, नाक के अंदर तो कुछ है ही नहीं, छींक कैसे आएगा। ये यानी कि ये जो एक्शन सेल्स हैं वहां उनको एक्टिवेट करते हैं, और वहां पर जो काम होना, वो ग्लैंड में जो काम होना है वो उसको करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ये काम करते हैं। इसको थोड़ा सा आप बारीकी से भी और अच्छे से, मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा गूगल करेंगे, और या तो किताब पढ़ेंगे, या तो पूरा फिर +2 +3 में चले जाएंगे, बायोलॉजी थोड़ा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बढ़िया से ये समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने के लिए। तो ये थोड़ा समझ जाने से क्या होगा, आपको बहुत आसान होगा ट्रीटमेंट करने में, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक बातें ये समझ में आया। तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो अब आते हैं इश्यूज और कजेस में। मैंने आपको बताया कि चीजें क्या क्या होता है, थोड़ा आइडिया तो लग गया। अब आते हैं डिस्क में। तो मान लीजिए जब डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आएगा, डिस्क कहाँ रहता है, जो हड्डी जो रहते हैं, वर्टिब्रा हड्डी जो होते हैं, वर्टिब्रे, तो उनके बीच में कुशन जैसा, रबर जैसा, पैड जैसा रहता है, ठीक है ना। इनका काम है उनको सपोर्ट करना, ठीक है ना, उनको सपोर्ट करना। तो उनमें अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप देखिए उसमें क्या होगा, एक तो पेन होगा, है ना, दर्द होगा जिसको बोलते हैं। दूसरा नम्बनेस, नम्बनेस मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर, मतलब होगा तो पीठ में, लेकिन वो कहीं और भी उसका असर पड़ सकता है ना। ये पड़ सकता है, इसका कारण भी आपको बताऊंगा किस लिए होता है, ठीक है। नम्बनेस, नम्बनेस मतलब सुन्न हो जाना, ठीक है। टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब जैसे वहां पे जैसे कुछ इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगे, है ना, स्लो इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है ना, जिम जिम ऐसा हो जाता है, इस तरह होगा, ठीक है ना। वीकनेस, और देखना कभी हाथ जो है या उंगली जो है कुछ लगेगा कई देर तक वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब वहाँ कुछ उसका, मतलब आप कोशिश करने से भी वो उंगली नहीं उठ रहा है या हाथ नहीं उठ रहा है, वीकनेस आ गया उसमें, मतलब जितना चाहते हो उस हिसाब से वो नहीं उठ रहा है, उसमें आपको लगता है शक्ति क्षीण हो गया है, ठीक है ना। फिर क्या और होता है, स्वेलिंग, सूजन आ जाना, ठीक है ना। और लास्ट में लिखा है प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव, दबाव मतलब वो बोल रहा है कि अंदर उसके हड्डी के बीच में भी दबाव आता है, उसके वो बोल रहा है दबाव, ठीक है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पीठ का जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है ना। तो इनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है। एक होता है बल्जिंग डिस्क। बल्जिंग डिस्क क्या होता है, कि जो डिस्क जो बीच में है, हड्डियों के बीच में, वो दबाव उसको मिलने के बाद वजह से वो, मतलब वहां से धकेल के बाहर आ गया है, थोड़ा बाहर की तरफ आ, जहाँ रहना चाहिए वहां नहीं, वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। तो बाहर आने से क्या होगा, उस एरिया में वो देखना, मतलब आपको कभी कभी अगर किसी को ऐसा इश्यू जो है वो हाथ लगाने से पता चलता है, और वो थोड़ा सा बाहर हुआ आएगा, और थोड़ा बाहर हुआ जब आएगा प्रॉब्लम क्या होगा, कि आपको मालूम है कि हमारे जो नर्व सेल्स जो हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जो हैं, वो उन्हीं के बीच में गया हुआ है। जब बीच में गया हुआ है, अगर ये साइज में बड़ा हो गया, है ना, किसी कारण दबाव पड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है ना, जब बड़ा हो जाएगा क्या करेगा, वो नर्व को भी दबाएगा। उस नर्व को जब दबाएगा, वो जो एरिया में जो नर्व काम करता है, तो उसी एरिया में, मतलब वो जो नर्व जिस जिस जगह में वो दबा रहा है, उसी एरिया में हमारे शरीर में जो नर्व हमारे रिलेटेड हैं, तो उनको प्रॉब्लम करेगा। तो वो जो डिस्क वहां दबाया, हो सकता है उसके वजह से आपका बाएं पैर, या हो सकता है कभी दाहिना हाथ, है ना,
इनमें कभी प्रॉब्लम आ सकता है, पेन हो सकता है ना, वीकनेस, टिंगलिंग आ सकता है, नमनेस आ सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर स्वेलिंग अगर हुआ तो उसी एरिया में होगा, वो पीठ में ही होगा, वहां नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखा गया है कभी कभी इसके कारण से भी पैरों में सूजन आता है ना, आता है, पैरों में आता है, कभी कभी रेयर होता है लेकिन आता है, राइट। इसका अभी मैं आगे बात करूंगा, राइट। तो एक होगा बल्जिंग डिस्क, मतलब जो डिस्क है वो निकला हुआ। दूसरा हो गया हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना हम हार्निया, नाम सुने, हार्निया क्या होता है, मतलब फूल गया, कोई चीज फूल जाएगा उसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जो डिश के ऊपर एक कवरिंग लेयर होता है वो बाहर आ गया, मतलब वो उसके मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाने की वजह से वो जब बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कंडीशन जब होता है तो उसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। मतलब उसके अंदर भी सेल्स होते हैं ना, वो दवा होता है, दवा हो जाने के बाद वो फूल, एक तो फूल जाएगा मतलब बल्जिंग होगा, दूसरा है फूल जाने के बाद फट जाएगा। फट जाने से उसके अंदर के जो चीजें होते हैं वो कभी कभी बाहर आ जाती हैं। और तीसरा होता है डीजेनरेटिंग डिस्क। डीजेनरेटिंग मतलब ये उम्र के हिसाब से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, और तैयार तो नहीं होता है, हमारे शरीर इतना सेल तैयार नहीं करते हैं, ये नहीं करने के कारण से डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद से दोनों हो सकते हैं, बल्जिंग भी हो सकते हैं, हर्निएटेड भी हो सकते हैं। चौथा कारण होते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। ये भी एज के हिसाब से होता है, कभी कभी मतलब उनमें जो फ्लूइड कंटेंट होना चाहिए वो मेंटेन नहीं होता है, हाइड्रेट मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ये एज के हिसाब से भी होता है, और खान पान सही न करने से भी होता है। मतलब जैसे दारू दवा जो ज्यादातर खाते हैं, दारू और दोनों, दारू भी जो ज्यादा पीता है उनको भी होगा, जो दवा भी ज्यादा खाता है उसको भी होगा, ठीक है ना, ये उसके कारण से हो सकता है। और होता है डिस्क फ्रैक्चर, एक कारण। डिस्क फ्रैक्चर क्या है कि हो सकता है, मतलब जैसे कोई वजन उठाता हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इसी कारण से वो फ्रैक्चर होने, मतलब फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें डैमेज आ सकता है। तो इसी तरह डिस्क के जो इश्यूज होते हैं, ऐसे 4-5 फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिस्क डैमेज हो सकता है, राइट। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। तो बहुत कॉमन नाम आपने सुना होगा, ये जो बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है ना। जो रीढ़ के हड्डी के रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, ज्यादातर इस नाम को हम जानते हैं, हर कोई सुना होगा स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है ना। स्पॉन्डिलाइटिस समझे मतलब ये रीढ़ की हड्डी का रिलेटेड इशू ही है, ठीक है ना। और ये स्पॉन्डिलाइटिस तरह तरह के अलग अलग के होते हैं। जब कभी इसका आप जाएंगे, इसका जब हम मतलब क्या बोलते हैं, मतलब रिपोर्ट लेंगे, तो उस रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, तो उसमें जब चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के बाद एक्सरे रिपोर्ट हो, एमआरआई रिपोर्ट हो, जो भी रिपोर्ट हमारे पास आता है, तो उस रिपोर्ट में वो लिखा हुआ रहेगा L3 L4 या T3 T4, इस तरह, है ना, या C1 C3, मतलब इस तरह, या कोई भी एक पर्टिकुलर हो सकता है, उसमें वो रिपोर्ट में रिमार्क्स रहता है। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बल्जिंग हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जो होगा वो लिखा होगा, रिपोर्ट में आएगा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं किस तरह का स्पॉन्डिलाइटिस है और इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली क्या क्या, जितने सारे अभी बताया वो सारे उसी के ही रीजन होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली एक मेरुहड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, स्पाइन का रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इसमें इसका जो स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जॉइंट में प्रॉब्लम होने से, यानी कि मतलब जॉइंट में सूजन होने से, जॉइंट का सूजन होना मतलब डिस्क का सूजन होना, और टेंडन्स, टेंडन्स मतलब जो मसल्स होते हैं, है ना, उसके साथ जो मसल्स जाते हैं, मेरुहड्डी के बराबर में नर्व होते हैं, मसल्स होते हैं, है ना, लिगामेंट्स, लिगामेंट मतलब जो हड्डी का जो कांटे जैसा निकला हुआ रहता है ना, उस साइड को बोलते हैं लिगामेंट। जैसे घुटने में भी उसको बोलते हैं लिगामेंट, क्योंकि वो बाहर हुआ निकला हुआ रहता है, जो पोर्शन निकला हुआ रहता है हड्डियों का छोटा पोर्शन, उसको लिगामेंट बोला जाता है। तो इसी तरह वो लिगामेंट का भी कुछ प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम तो मैंने बताया, डीजेनरेशन हो सकता है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा होता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब शरीर शुष्क हो जाता है जब दारू या दवा बहुत ज्यादा खाते हैं। दवा मतलब एंटीबायोटिक वगैरह, ये बहुत सारे मेडिकेशन में जाते हैं, तो या दारू
मतलब इस तरह इंटॉक्सिकेशन रहता है, मतलब बहुत सारे दारू हो, इधर-उधर का हो, नार्कोटिक्स हो, ये सब खाते हैं तो ये वजह से भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो इनके वजह से भी ये डैमेजेस होते हैं, ठीक है ना? तो जितने भी सारे होते हैं, इन कारण से स्पॉन्डिलाइटिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक होता है स्पॉन्डिलोसिस, राइट? तो मतलब स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं, अलग नहीं, एक ही एरिया में होते हैं और एक जैसे हैं, थोड़ा-सा फ़र्क है उसमें बस, ठीक है ना? इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। स्पॉन्डिलोसिस मतलब ये डीजेनरेशन वाला ही है, ये एजिंग रिलेटेड जितने भी है उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। मतलब स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोसिस एक जैसे ही हैं, एक ही मान लो आप लगभग, ठीक है? लेकिन स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि उसमें बोन डैमेजेस होते हैं, ठीक है? जहाँ पे बोन डैमेज वाली बात आएगा, तो वहाँ पे उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलेंगे। अदरवाइज़ अगर बाकी अदर केसेस होते हैं, ठीक है? मतलब जैसे उसमें जैसे डिस्क बल्जिंग हो गया या लिगामेंट में भी फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट का भी डैमेज हो रहा है या उसमें जैसे टेंडन्स में भी कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, तो ये सारे जो केसेस आएगा, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस में जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे उम्र मतलब एक एजिंग है, दूसरा हड्डियों में प्रॉब्लम आया है, जो वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं, जो पूरा पीस ऑफ हड्डी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, हड्डियाँ 33, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसको हम स्पॉन्डिलोसिस के नाम से बोलते हैं, राइट? इतना ही है बस, इसमें और ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब देखिए, एक आया ये जो अलग-अलग तरीके के स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है? तो पहला है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग मतलब आप इस सिंपल इसका नाम से ना आप आइडिया लगा सकते हो किस तरह बीमारी हो सकते हैं। एंकिलोजिंग मतलब एंकल मतलब बोलते हैं पैर या पाँव का जॉइंट को हम एंकल बोलते हैं। तो सिंपल है इसका मतलब ये जॉइंट जगह से ही रिलेटेड होगा। जॉइंट तो पूरा बॉडी में है, लेकिन बेसिक जॉइंट कहाँ होते हैं? एक पेल्विस एरिया मतलब जो कमर है, ठीक है ना? तो इसका मतलब वो कमर एरिया में होने से होगा, सिंपल बात है ना? ये ज़्यादा दिमाग लगाना है, ये सिंपल है, इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इसका मतलब कमर के एरिया में अगर होता है, तो इसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी एज रिलेटेड इश्यू है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है एज रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है? तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कहाँ-कहाँ हो सकते हैं कि अ, जैसे कि आपका जो हाँ, पेल्विस एरिया मतलब जो कमर के जो एरिया हैं, तो साइड में जो खुले हैं और बीच में जो एरिया है, वो बीच का एरिया देखना नीचे वाला पोर्शन में, जहाँ पे एक गड्ढा जैसा रहता है थोड़ा-सा, उस एरिया में देखना कई बार आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये देखना 40 साल के एज के ऊपर के जितने लोग मतलब 85% लोगों को वहाँ पे दर्द होगा ही होगा। इवन आप मुझे भी पूछेंगे आपको होता है? मैं बोलूँगा हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है ना? तो 40 साल की उम्र के जितने भी लोग आपको मिलेंगे, तो इनको ये इश्यूज़ रहता ही रहता है ना? आप 90% नहीं आप मतलब ये मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये 85% है, लेकिन आप किसी को भी बोलोगे उसको थोड़ा बहुत दर्द आजकल तो मैं तो बोल रहा हूँ आजकल जितना है वो 100% ही है, ठीक है? और इसको ये एक बीमारी का तरीका है, इसको थोड़ी आपको समझना है। लेकिन इसमें होने से क्या होता है, जो आपका कभी-कभी देखना ये जो मिड रिब्स होते हैं, मिड रिब कहाँ होता है? सामने का छाती का जो हिस्से होते हैं, तो इसमें भी कभी-कभी पेन होना शुरू होगा और कभी-कभी जो कंधा है ना? उनके जॉइंट में भी पेन होना शुरू होगा और खाली उतना नहीं, कभी पैरों के जो नीचे का जॉइंट है, एंकल जॉइंट है ना, वहाँ पे भी पेन होगा और वहाँ भी स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है? वहाँ भी स्वेलिंग हो सकता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम यहाँ होता है, लेकिन अवसर भी वहाँ हो सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह प्रॉब्लम को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल मतलब मैं बोला सी रीजन, सर्वाइकल रीजन होता है कहाँ? गर्दन के नीचे। ठीक है ना? वो जो 5, 6, 7 बोन रहते हैं, उस एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ये स्पाइन का रिलेटेड मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको नाम दिया गया सर्वाइकल एरिया से प्रॉब्लम हुआ है इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है? ये नाम से ही इसका आपको आइडिया लगेगा कहाँ हुआ है, सिंपल।
यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो सर्वाइकल है, अगर सर्वाइकल हुआ है तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगा। अब देखिए ये जोन में हुआ है तो इस एरिया से जो जो एरिया में नर्व सेल गया है उस एरिया में प्रॉब्लम होगा। तो यूजुअली यहाँ होने से ज्यादातर हाथ में होते हैं, ज्यादातर होगा, मतलब दोनों हाथ, लेफ्ट राइट साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर दोनों में असर आएगा, है ना। और देखिए स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से धीरे धीरे व्यक्ति को पैरालिसिस का अनुभव होता है, उसको लगता है कि मुझे पैरालिसिस होने वाला है और हो भी सकता है, ठीक है ना। स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से उसको पैरालिसिस हो भी सकता है, क्यों? अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो, वो अगर टाइमली नहीं किया तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी ना कोई ऐसा इश्यूज लेके आता है कि हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टिंगलिंग, मतलब जो जैसे मतलब कभी कभी जैसे करंट जैसा लगता है ना, या तो कभी कभी वीकनेस होता है, कभी कभी लगता है हाथ सुन्न हो गया, या कोई बोलता है एक एक उंगली या दो उंगली मेरा काम नहीं करे, सुन्न जैसा हो गए, तो समझो इसका पहला रीजन जो है सर्वाइकल एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो पहला ये ध्यान रखना, कभी भी कोई बात करते हैं ना, हमें बोला कि एज फैक्टर होता है और इसका एक रीजन होता है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी ना पीना, ठीक है ना। तो पहला जब कभी भी कोई सर्वाइकल के लिए आता है उसका पूछ लेना, भैया तुम पानी बराबर पीते हो या नहीं, है ना। अगर खाना वाना खाते हो तो क्या तेल मसाले वाले खाना खाते हो क्या? अगर तेल मसाला दारू ये सब खाता होगा या दवाई खाता होगा तो इसको ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, तो इसीलिए उसको पूछ लेना। और पेशाब ठीक हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। और देखना जो डायबिटिक लोग भी होंगे ना उनके भी चांसेस होता है सर्वाइकल होने के लिए। और हाँ, ये सर्वाइकल का देखना वुमेन को भी, ज्यादातर लोगों को ये देखा गया है, वो जो मेनोपॉज के बाद बाद उनको सर्वाइकल होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, ऐसे केसेस कभी कोई आया हाथ पैर में इश्यूज हो रहा है, नमले से लग रहा है, तो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकते हैं। और इनको मेडिकल जो है ना रिपोर्ट बनाने के लिए आप उनको भेज सकते हो, एक्सरे या इनका जो क्या बोलते हैं एमआरआई कराने के लिए आप उनको भेज सकते हो। अगर है तो फिर आपको सहज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए फिर दूसरा क्या आया, ईएन एंड पीएसए, दो टाइप के हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक दो तरह का, मतलब क्या बोलते हैं इश्यूज हैं। तो ये कहाँ कहाँ होगा, स्टमक पेन, क्रॉनिक डायरिया, वेट लॉस, ब्लड बाउल इन मूवमेंट्स, ब्लड इन बाउल में मतलब लेट्रिन में अगर खून आता है, ठीक है ना, पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, अगर ऐसा केसेस होता है, देखिए इसके ऐसा केसेस होने से भी आपका देखना जो स्पाइनल कॉलम है उसमें आपको पेन होगा, है ना। इसको भी स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि देखो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति का पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो बॉडी से इसका लॉसेस हो रहे हैं, क्या पानी भी लॉस हो रहा है, वाटर लॉसेस हो रहे हैं और मिनरल भी लॉस हो रहे हैं। तो शरीर से मिनरल भी लॉस हो रहा है, पानी भी लॉस जब हो रहे हैं, तो नेचुरली तो उसको जो पानी चाहिए, जो मात्रा चाहिए, वो तो डैमेज होगा। तो डैमेज होने के कारण से जो कुशन है, जो डिस्क है, उनमें पानी नहीं रहेगा तो ड्राई हो जाएंगे। जब वो ड्राई होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, तो हड्डियों के घिसाव हो सकते हैं। तो इसीलिए स्पॉन्डिलाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, यानी कि ये सोरियासिस रिलेटेड है। तो जिन जिन व्यक्ति को सोरियासिस हुआ है, ठीक है ना, अब देखिए सोरियासिस लोगों को भी स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, या तो किसी को सोरियासिस है और साथ में स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये अब अलर्ट है, जानना जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो चांसेस है कि इनका जॉइंट्स और जो फिंगर्स टोज में इनको अगर ऐसा सोरियासिस हुआ है तो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम सोरियाटिक आर्थराइटिस या सोरियाटिक, ये मतलब स्पॉन्डिलाइटिस के कैटेगरी में आते हैं। आर्थराइटिस, जो स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं वो आर्थराइटिस का एक प्रकार है, और इनमें भी ये कुछ प्रकार है। फिर आरईए एंड जेएसपीए देखिए, रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या है, मतलब नाम है रिएक्शन, है ना। तो कैसे हो सकते हैं, तो आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। किसी कारणवश अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या कुछ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह की वजह से कुछ इन्फेक्शन हुआ है ना, और इवन कुछ मेडिकेशन की वजह से भी अगर इन्फेक्शन हुआ है,
और इवन जो गैस्ट्रो मतलब जो से जिनको बोलते हैं ना, जो जिनका ज्यादातर एसिडिटी का इश्यूज बोलते हैं, ठीक है, इसके वजह से भी इन्फेक्शन होता है। अगर ऐसा केसेस कोई होता है तो इनको रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं, और इनके वजह से भी स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यूज आते हैं, यानी कि हड्डियों में प्रॉब्लम आता है, रीढ़ की हड्डियों में, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, राइट। फिर जुवेनाइल स्पॉन्डिलाइटिस, जुवेनाइल देखिए, जुवेनाइल मतलब बच्चा होता है, ये ज्यादातर छोटे बच्चे और कम एज के बच्चों को अगर हुआ तो उनको जुवेनाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब ये डिफरेंशिएट किया नहीं आ गया है, इसका मतलब एग्जैक्टली कुछ रीजन पता नहीं चला, इसलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो जैसे कि मतलब कमर में दर्द होना, मतलब बैक पेन होना, है ना। तो जो कभी कभी देखना, जो एरिया है उसका नीचे पैरों की वहां नीचे प्रॉब्लम होगा, और आंख का इन्फेक्शन मतलब आंख में सूजन वगैरह आना, थकान जैसे लगना, ऐसे होने से भी आपको कभी कभी ये लगता है कि ये मतलब इश्यूज है, और ये स्पॉन्डिलाइटिस को जनरेट कर सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस। एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब देखिए, वो जो एरिया होते हैं वो एरिया को बोलते हैं, तो ये हिप एरिया को ज्यादातर बोलते हैं, ब्रोइन एरिया, हिप एरिया, इस एरिया में अगर कुछ होता है तो वो एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। एक्सियल मतलब साइडवेज, हमारा जो वर्टिब्रा था क्या सीधा 90 डिग्री में, और ये अगर पैरेलली आया, है ना, दोनों साइड में अगर निकला तो उसको एक्सियल बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सियल कहाँ रहेगा, तो वही हिप एरिया, है ना, तो हिप एरिया में अगर आया तो उसको एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल, ठीक है, तो ये पेरिफेरल कहाँ होता है, कंधे एरिया में, है ना, अगर कंधा एरिया में होता है तो उसको पेरिफेरल बोलते हैं। कमर के एरिया बोलते हैं, ये टाइप है उनके, स्पॉन्डिलाइटिस के टाइप्स होते हैं। तो कमर के एरिया में हुआ तो उसको एक्सियल बोलेंगे, कंधे के एरिया में हुआ तो पेरिफेरल टाइप में आता है, और पेरिफेरल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। और इसमें फैक्ट्स, सच्चाई, उसका जो लॉजिक, कुछ चीजें हैं, जैसे स्लाइड्स थोड़ा स्लो हो रहे हैं शायद, क्योंकि मैं तो बताते जाऊंगा, और वहाँ सर का शायद नेटवर्क थोड़ा इश्यू जा रहा है, इसलिए स्लो हो रहा है। तो क्या होगा ना, मैं इसे बताते जा रहा हूँ, आप सुनते रहिए। तो देखिए, एक तो एज फैक्टर मैंने बताया, और और भी मैंने जैसे कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, खाली एज फैक्टर नहीं, जेनेटिकली भी होता है। मान लीजिए मतलब किसी के घर में किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उनके बच्चों को भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। ये जेनेटिकली भी मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, बहुत सारे लोगों का स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे जेनेटिकली होता है, ठीक है ना। एज फैक्टर तो सबको होने का चांस रहता है, और कभी कभी जो जीन फैक्टर है, मतलब 30 ऐसे जीन्स हैं ये स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े हुए हैं, तो फिर नेचुरली होने का चांसेस बढ़ गया, तो हो सकता है ना। और और एक रीजन होता है कि डिजीज से, जैसे बताया, मतलब कई डिजीज होते हैं, कई बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, इनकी वजह से होता है। मतलब एज फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, डायरेक्टली एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट लगा उसकी वजह से, डिजीज के वजह से, कुछ मेडिकेशन, दवाई दारू इधर उधर का कुछ होगा उसके वजह से, और लास्ट में होता है स्ट्रेस, यानी कि ओवरवेट होने से, आपका वजन अगर शरीर में बढ़ा है ना, उसके वजह से, या आप शरीर के ऊपर मतलब कमर में, ये शरीर क्या बोलते हैं, कभी कभी जो लोग सर के ऊपर बोझा या कंधे में भारी चीजें, या कभी कभी खड़े होकर बेंड होकर बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, तो इनके वजह से भी ये स्पॉन्डिलाइटिस होने का केसेस आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है तो आप लोग ना ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो मैंने जितना बता रहा हूँ तो रिकॉर्डेड है, आप उसके साथ मैच करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो स्पॉन्डिलाइटिस का क्या है कि सबसे बड़ी बात है, इसका थोड़ा केयर लेना जरूरी है, ठीक है ना। दवाई है, इसका सब कुछ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब इशू जो है वो केयर लेना, क्योंकि जो चीजें डैमेज हुआ है, ये तो कोई मतलब कोई जीवाणु भूताणु के द्वारा तो कुछ हुआ नहीं,
तो शरीर का कुछ पार्ट डैमेज हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या दवाई दोगे? इसका दवाई नहीं, इसका खान-पान, रहन-सहन में सुधार लाने से स्पॉन्डिलाइटिस बिल्कुल ठीक हो सकता है और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ठीक है ना? अगर एज ब ज़्यादा हो गया है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये 80-90% तक भी क्लियर होगा। 60 साल की एज में भी कोई स्पॉन्डिलाइटिस का केस किसी को होता है, तब भी उनको 80-90% इलाज किया जा सकता है। अगर किसी को उम्र है अभी 40-45 साल, 50 साल ऐसा कुछ हुआ है, अगर ऐसा केसेस आया है, तो इनको भी 100% ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसका अगर मैं बोलूँ अगर कोई दूसरे जो पैथीज़ हैं, मतलब एलोपैथी, होम्योपैथी या दूसरे जो पैथीज़ हैं, तो उसमें क्या उसका इलाज हो सकता है? कि मेरा आंसर रहेगा नहीं। इसका रीज़न है क्योंकि ये डैमेजेस हुए हैं शरीर का। तो डैमेज जो है वो भरपाई कैसे होगा? आपका खान-पान से, आप जो खाओगे, ठीक है ना? आपको मिनरल चाहिए, आपको वो सारे जो चीज़ें हैं तत्व चाहिए उनको, जो एलिमेंट्स उनको चाहिए वो चाहिए, वो शरीर में जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो रीजनरेट होगा, तैयार होगा। और जब उम्र बढ़ता है तो आपका शरीर तो खुद ही तैयार करने के लिए मना करता है, कभी-कभी वो खुद ही तैयार नहीं होता। तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा दवाई का ज़रूरत होता है। और इसका इलाज इसीलिए बोलते हैं ना केवल और केवल आयुर्वेद के पास है, ये दूसरे किसी के बस की बात है ही नहीं। दूसरे किसी में क्या करते हैं, वो आपका टेम्परेरी इलाज देते हैं और बहुत महँगे होते हैं। कंपैरेटिवली देखोगे अब महँगे ही होगा, है ना? वो ट्रीटमेंट और उसका और एक होते हैं सर्जरी कराते हैं। सर्जरी कराने से क्या होगा? वो डैमेज हुआ है वो एरिया, तो उसमें सर्जरी क्या करोगे? वो तो नया चाहिए वहाँ पर। तो सर्जरी करके क्या करेंगे? वो डिस्क को रिप्लेस कर देंगे, हो सकता है उसको दवा दे देंगे और वहाँ से हो सकता है कुछ नट बोल्ट कस मतलब लगा देंगे। मतलब ऐसी मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे तो वह जेली इम्प्लांट नहीं हो सकते। ओरिजिनल जेल तो आएगा नहीं। कैसे होगा? ओरिजिनल कुछ नहीं तो नहीं आएगा, कैसे होगा? व्यक्ति का जीवन भर तकलीफ रहेगी और थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ उस व्यक्ति का क्योंकि हमारा शरीर का पूरा नर्व सेल्स इसी के बीच में गया हुआ है। अगर थोड़ा-सा इसके इधर-उधर हो गया, तो व्यक्ति का जीवन मतलब हराम हो जाएगा, है ना? पूरा ज़िंदगी भर मरा हुआ जैसा उनको जीना पड़ेगा। इसीलिए मेडिकल जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं, आप जहाँ तक हो, वो आप खुद ही इसको ट्रीटमेंट कराओ, है ना? नहीं होता है अलग बात है, लेकिन तब भी अगर कोई जाता है मना नहीं करते क्योंकि वो इसीलिए बैठे हुए हैं। अगर आप उनके पास जाते हो, मैं क्यों मना करूँगा भाई? वो क्यों मना करेंगे? वो मना नहीं करते, सर्जरी कराने के लिए तैयार होते हैं और ये सर्जरी में लाखों का खर्चा होता है। क्योंकि उस वो सर्जरी कराने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है वहाँ पे। तो इसीलिए वो सर्जरी कराने का मतलब वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह हायर कॉस्ट में जाता है वो और बहुत स्पेसिफिक मेडिकल सेंटर्स में ही हो सकता है। ठीक है? कभी-कभी फॉरेन डॉक्टर्स चाहिए होता है। कोई एक्सीडेंटल केस अगर हो गया, तो उस जगह पर वो मैं मानूँगा हो सकता है वो ठीक है। क्योंकि वो एक्सीडेंटल है, डैमेज हो गया है, उसको तुरंत ठीक करना ज़रूरी है। वहाँ पर तो मैं बोलूँगा वहाँ 100% आप वहाँ पर जाइए, सर्जरी कराइए। लेकिन मान लीजिए एजिंग फैक्टर से, डिजेनरेशन फैक्टर से और मतलब आपका खान-पान, रहन-सहन की वजह से हुआ है, तो इसको अगर आप ऑपरेशन या सर्जरी कराने के लिए गए, आपका मूर्खता होगा। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कराना है, तो 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके कराना चाहिए। है ना? नहीं तो इसको आप कोई स्टीरॉइड का मेडिकेशंस देके और आपको कुछ फिजियोथेरेपी देके वो आपको टेम्परेरी इलाज तो हर कोई दे देगा और कुछ सालों बाद आपको फिर वो तकलीफ तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा, जो आप सँभाल नहीं पाओगे। ठीक है ना? इसीलिए समय रहते ही आयुर्वेद ट्रीटमेंट इसका करा लेना ज़रूरी है। आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स होते हैं, उसमें दोनों चीज़ें होते हैं। आपका कंप्लीट इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो सेल को रीजनरेट कराने में काम करते हैं, जैसे पुनर्नवा हो गया, हाड़-जोड़ हो गया, इस तरह बहुत सारे दवाएँ होते हैं, जो कंप्लीटली आपका सेल को जनरेट करने का ताकत रखते हैं। ये आज का नहीं कि हज़ारों सालों का प्रूवन चीज़ें हैं और आज तक मतलब 100% कारगर साबित हुआ है और साथ में जो बॉडी में जो कंटेंट्स लूज़ हुआ है, जो मिनरल्स हैं, तो ये जैसे कि नेचुरल इंग्रीडिएंट से लाया जाता है,
भरपूर मात्रा में रहता है और शरीर हमारा मतलब इजीली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि सिंथेटिक नहीं होते हैं, केमिकल नहीं होते हैं। तो ये जैविक होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, प्योर आयुर्वेदिक होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारा बॉडी उसको ऑब्जर्व करता है और रिटेन करता है। सबसे बड़ी बात है, उसको शरीर उसको हजम करे, साथ में रखता है। मतलब आज खाया और 4 दिन बाद निकलेगा नहीं। आज खाया मतलब वो 40 साल तक रहेगा, ठीक है ना? तो रहता है, रिटेन करता है। तो इस वजह से आयुर्वेद का जो मेडिसिन हम खाते हैं, तो उसमें एक काम करता है कि जो सेल्स डैमेज हुआ है उसको तैयार करता है, रीजनरेट करता है। दूसरा काम करता है, जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हुआ है उसका भरपाई करता है। जो खनिज, जो चीजें जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत जल्दी हमारे शरीर में आ जाता है, ठीक है ना? और साथ में जो मेडिकेशन जो थेरेपी दिया जाता है उसके साथ-साथ में, मतलब आपको कुछ परहेज करने के लिए बोलेंगे, कुछ करने के लिए, मतलब आपके जीवन शैली को थोड़ा बहुत बदलने के लिए बोला जाएगा, प्रैक्टिसेस करने के लिए, जो हैबिट में लाने के लिए। ये सारे के वजह से कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं, अगर कितने भी बुरी तरीके से स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो, अगर बहुत ज़्यादा उसको डैमेज नहीं हुआ हो, ठीक है ना? पेन ज़्यादा हो लेकिन डैमेज ज़्यादा ना हो, तो व्यक्ति उस हफ्ते 15 दिन में स्वस्थ होकर पूरा पैदल चल के जा सकता है। लेकिन अगर उसका हड्डियों का डैमेज आया हुआ है, ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो थोड़ा वक़्त लगेगा। वो भी ज़्यादा नहीं, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने तक लग सकता है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति स्पॉन्डिलाइटिस केसेस, मतलब सर्वाइकल से लेकर आप एंकियोलॉजिकल हो, कुछ भी हो, अगर एक एक्स-रे लेके आया है, तो उसका जो इलाज का समय जो है 1 हफ्ते से लेकर ये 2 महीने तक, बस 7 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर-अंदर वो व्यक्ति कंप्लीटली पूरी तरीके से सही हो सकता है। लेकिन अगला जो कंटिन्यूएशन उस व्यक्ति को बताना, वो रखना चाहिए। मतलब कितना दिन तक? अगले 4 से 6 महीने तक, मतलब अगले 2-3 महीने तक मेडिकेशन में रहेगा, दवाई वगैरह खाता रहेगा और अगले 6 जो महीने तक जो है, उसका जो हैबिट आपने बदला है, मतलब जो वज़न ढोना या खान-पान में ऊपरहज करना, उसको बोला अगला 6 महीने तक गलती से एक उससे गलती ना करे, है ना? वो हैबिट में रहे, तभी वो व्यक्ति अगला 10 साल तक बड़े मज़े से ज़िंदगी जी सकता है, चाहे कुछ भी उम्र उसका। राइट। तो हमारे पास जो फिलहाल हर्बोमेडिक्स का जो आयुर्वेद मेडिसिन है, उसमें बहुत तरह तरह का मेडिसिन से, बहुत जबरदस्त पावरफुल मेडिसिन से हमने टेस्ट किया है, ट्रायल किया है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रायल करके मतलब 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन में इनको पैदल चलाया, जो व्यक्ति बेड से नहीं उठ पा रहा था, ठीक है ना? 60 साल की उम्र को भी व्यक्ति को भी मैंने ट्रीटमेंट किया हूँ, जो मतलब एक जगह बैठने से उठ नहीं पा रहे थे। उनको भी ट्रीट किया हूँ, वो भी लगभग वही 15 दिन, 20 दिन के अंदर-अंदर सहज होके चलने लगे हैं, आराम से अभी दिन गुज़ार रहे हैं। तो बहुत सारे मेडिसिन से 1-2 नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको बताया कि इसमें मेडिसिन ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, कुछ विटामिन्स देना, कुछ मिनरल्स देना, तो इसीलिए बहुत सारे मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में भी आप बराबर नॉलेज लीजिए। अब मैंने आपको मतलब जो बीमारी के बारे में आपको बताया, और आप प्रोडक्ट के बारे में भी आइडिया लीजिए, तब जाके क्या होगा ना, एक कंप्लीट नॉलेज आपको होगा और ये सारे काम होगा। अब आप बोलेंगे कि मुझे दवाई बता दो, तो इतने सारे बीमारियाँ हैं, मतलब एक बीमारी तो एक जैसा है, लेकिन उनके तरह-तरह अलग है। हर किसी में अलग-अलग मतलब एक साथ सारे 20 मेडिसिन तो नहीं दिया जा सकता, है ना? उसका प्रॉब्लम कॉजेज़ को समझने के बाद क्या मेडिसिन देना चाहिए और किस-किस अंतराल में क्या देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ दे देना, ठीक है ना? उसका कौन-सा अंतराल में क्या चेंज करना है, इसका एक प्रोग्रेसिव चार्ट बनाकर अगर आप उसको किसी को देते हैं, तो क्या होगा, वो व्यक्ति को एक तो उसका खर्चा भी थोड़ा-सा कम होगा, है ना? 8-10 हज़ार ना देकर 3-4 हज़ार, 5 हज़ार तक मेडिसिन दिया जा सकता है, और वैसे भी हमारे जो दवाएँ हैं बहुत रेट कम है। तो इसीलिए उसको प्लान्ड वे में देने से क्या होगा, सही न्यूट्रिशन सही मात्रा में सही टाइम में उसको जाने की वजह से वो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा, स्वस्थ होगा, और जो दबाव, उसका मानसिक दबाव और जो पैसे का जो दबाव, है ना? ये दोनों आर्थिक दबाव, ये दोनों से आप उसको निकाल सकते हो और व्यक्ति जीवन भर आपका ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, राइट? तो आज एक सेशन मैं यहीं रखूँगा। आपको पसंद आया, आपको कुछ समझ में आया या कुछ नहीं भी आया, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं और इसका हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। और जो सेशंस होते हैं, इसको अटेंड करते रहिए, आपका नॉलेज बढ़ाते रहिए, आप लोगों का सेवा करते रहिए, लोगों का आशीर्वाद लीजिए और आप समृद्ध होते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।